दोस्तों कहते हैं कि उस देश का लोकतंत्र सबसे मजबूत होता है जहां पर आए दिन आपको सरकार के विरोध में कोई सड़क पर नज़र आए। लेकिन जिस देश में लीडर ऑफ अपोजिशन को एक मात्र एफआईआर के लिए धरने पर बैठना पड़ जाए, आप उस लोकतंत्र को क्या कहेंगे, मजबूत या कमज़ोर? नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहाँ से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए। तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है। एक तरफ जो नेता 12 साल से इस देश को चला रहा है, मूर्ति बनाई जा रही है, उसे भगवान का दर्जा दिलाया जा रहा है। अब वो इस हालत में भी जब देश का युवा कंप्लीटली उसके खिलाफ है, फिर भी उसकी इमेज को सुधारने के लिए, बचाए रखने के लिए भगवान को भी अब कमतर आंका जा रहा है, उस शख्स को भगवान से ऊपर दिखाया जा रहा है। हालत ये हो गई है। और दूसरी तरफ एक वो शख्स है जिसके घर से 2 शहादतें खुद अपनी आंखों से देखी है, अपनी दादी की और अपने पिता की। उसके बावजूद 10 साल 12 साल के इस राजनीतिक विपक्ष के सफ़र में क्या कुछ ऐसा है जो उस शख्स ने नहीं सहा है या उसके परिवार ने नहीं सहा है? एक तरफ मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये भी आपने सुना होगा। एक बीजेपी के कोई महाशय विधायक है, मैं नाम नहीं जानता इनका। सुनिए, हम और आप क्या कहते हैं, बचपन से हम लोग यही सुनते आए हैं, पढ़ा भी हमने यही है कि वतन पर जान निछावर कर देंगे। ये बड़ा कॉमन सा एक सेंटेंस होता है, सब इस बात पे एग्री भी करते हैं, हम सब लोग एग्री करते हैं। ये जनाब बीजेपी के विधायक क्या बोल रहे हैं, ज़रा खुद सुनिए कि कितनी बेशर्मी से ये बोल भी रहे हैं मंच पर, और बीजेपी का इतना बड़ा पटका पहनकर। वतन तेरे लिए हम जान भी देंगे। क्या ये जान का तो दे रहे, जान इतनी सस्ती है क्या? बताओ ना, जान इतनी सस्ती है क्या? नहीं, जान नहीं देंगे। इस वतन के लिए हम जान ले लेंगे। ये उल्टे गीत नहीं गाना चाहिए, तो रोक लगाना चाहिए कि ये वतन हम तेरे लिए जान नहीं लेंगे, जान देंगे नहीं, जान ले लेंगे। और आज की स्थिति वैसी की वैसी बनती जा रही है। यूं ही कोई जननायक कैसे बन जाता है, यूं ही कोई लोगों के दिलों में
कैसे उतर जाता है, उस उतरने के पीछे कितना लंबा सफ़र होता है, कितनी मेहनत होती है, कितने कष्ट होते हैं, ये कोई राहुल गांधी से पूछे। आज देश ने दो अलग अलग तरह की तस्वीरें देखी। एक तरफ ये तस्वीर आपने देखी होगी, 2 दिन से वायरल चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी को भगवान के रूप में दिखाया गया है और मोदी जी का मंदिर बनाया जा रहा है। बाकायदा कहा जा रहा है सैकड़ों करोड़ रुपए से मंदिर बनाया जाएगा। और मोदी जी की ज़रा वेशभूषा देखिए, राम और कृष्ण का कंबाइन किया गया है, यानी राम और कृष्ण से ज़्यादा दोनों को मिला के जितने पावरफुल थे उतने अकेले मोदी जी हैं। हाथ में राम जी का धनुष है तो सिर पर कन्हैया जी का मोर पंख है। दूसरी तरफ राहुल गांधी एक ऐसा नेता जो आम जनता के हकों की लड़ाई के लिए आज एक पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर इसलिए बैठ गया कि जो छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई थी दिल्ली पुलिस द्वारा, जिसको सरकार नकारती है, उसमें एक छात्र को पैलेट गन के छर्रे लगे थे, जिसकी वजह से उसकी आंख तकरीबन डैमेज हो चुकी है, उसके शरीर पर कई छर्रे लगे और वो बेचारा जिसका नाम साहिल है, वो साहिल अपने माँ बाप के साथ, अपने वकील के साथ पिछले कई दिनों से पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा है, मात्र सिर्फ इसलिए कि एक FIR दर्ज हो जाए कि भाई उन पर जिसने भी गोलियां चलाई या पैलेट गन चलाई, माफ़ कीजिएगा, उन पर जांच की जाए, उनकी जांच की जाए, उन्हें ढूंढा जाए। लेकिन उस शख्स की, उस छात्र की, उस युवा की FIR तक दर्ज नहीं की जा रही। हमेशा कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर उसको दौड़ाया जा रहा। आज अल्टीमेटली राहुल गांधी को उसके लिए खड़ा होना पड़ा। राहुल गांधी जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो राहुल गांधी को भी वही मंत्र पढ़ाया जाता है कि आप ये कीजिए, जांच चल रही है, इस पे FIR दर्ज करने के आदेश नहीं है, ऊपर से प्रेशर है, ये है, वो है, सो है, जो है। 36 बहाने जो गिना सकते थे वो गिनाए गए। अल्टीमेटली राहुल गांधी को वही जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार होता है, धरना प्रदर्शन, उस धरने पर उतरना पड़ा। और धरने पर न सिर्फ राहुल गांधी, थोड़ी देर बाद उनकी बहन भी पहुंच गई और कांग्रेस के बाकी नेता भी वहां पहुंच गए और धरने पर बैठकर राहुल गांधी को, सोचिए, लीडर ऑफ अपोजिशन को, उस नेता को जिसकी पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसकी पार्टी ने 55 साल इस देश पे शासन किया, जिसके खुद के परिवार ने 3-3 प्रधानमंत्री दिए हैं, चौथे शख्स ने प्रधानमंत्री पद छोड़ा, उस शख्स को भी FIR दर्ज करवाने के लिए धरने पर बैठना पड़ा। एक तरफ जो शख्स कह रहा है कि हम जान निछावर क्यों कर दें, इतनी सस्ती जान है क्या, वो आज सत्ता की मलाई खा रहा है, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, खुद तो अनपढ़ों वाली मतलब ऐसी बात कर रहा है और लोगों को भी कह रहा है कि आप इस पे मानिए। और दूसरी तरफ जिसके घर से 2 लोगों ने अपनी जान सच में इस देश के नाम कुर्बान की है, उसे एक आम आदमी के लिए, अपने लिए भी नहीं, एक आम आदमी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। तो अब आप बताइए, क्या इस देश की जनता मूर्ख है? इतना भी नहीं दिख रहा है क्या कि देश में हो क्या रहा है, कौन किसके लिए लड़ रहा है और कौन मलाई खा रहा है, या कौन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हम सब का एक तरह से राजा मान बैठा है? ये देश की जनता को समझ में आ रहा है। इसलिए जब राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे थे तो बहुत से लोग राहुल गांधी के मजाक का उड़ाने का एक ज़रिया बन गए थे और उसमें पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं न लगती है। 10-12 साल का वक्त निकल गया ना, अब हवा बदली कि नहीं बदली? और हवा ऐसी बदली है कि जो राहुल गांधी को नफ़रत भी करते थे या हीन नज़र से देखते थे, पप्पू समझते थे, वो भी अब कायल होने लगे हैं। ऐसे ही एक मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ। कोई बेसुरो तानसेन करके इन्होंने अपना ट्विटर हैंडल रखा है। इनका एक ट्वीट देखिए। राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी की किताब आने वाली है, हम सबको मालूम है। उस किताब में जो राहुल गांधी ने उनके लिए रेफरेंस के तौर पे जो लिखा है, उसको पढ़कर इन बेसुरे तानसेन जी का भी राहुल गांधी को लेकर देखिए कैसे दिल बदल गया। क्या लिखा है ये आपकी स्क्रीन पर है। दूसरी तरफ जो मैं आपको पहले कह रहा था कि
सवालों के जवाब देने से भागना, स्टूडेंट्स जो युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है, भविष्य है इस देश का क्या किसी भी देश का भविष्य होता है, लेकिन इस देश की खुशकिस्मती ये है कि हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हैं। उस युवाओं के सवाल, उस युवाओं के समस्याओं का समाधान करने के बजाय मंदिरों का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे में मुझे ये रघुराम राजन का ये ट्वीट क्या सटीक लगा। ये ट्वीट रघुराम राजन ने राहुल गांधी के हाल के जो वो हरा भरा स्वराज कार्यक्रम हुआ कल, उस पे जो राहुल गांधी ने कहा है स्वराज को लेकर, उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया कि, और इस ट्वीट का लब्बो लबाब ये है, आपकी स्क्रीन पर है, कि एक एमफिल, वो भी विदेश की दुनिया की नामवर यूनिवर्सिटी से एमफिल किए हुए लीडर में क्या क्वालिटीज़ होती है। सिर्फ उन्होंने कहा नहीं, लेकिन वो दर्शाना यही जाना चाहते थे कि जिसकी डिग्रियों पे सवाल है उस नेता और एक दुनिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से एक एमफिल पास किए हुए नेता की सोच में क्या फ़र्क होता है, ये क्लियर दिख रहा है। और सही में वो जो हरा भरा स्वराज सम्मेलन किया राहुल गांधी ने, उसमें उन्होंने जो बातें कही, आप देखिएगा, आप ऐसी इंटेलेक्चुअल और ऐसी जो बातें उन्होंने की, वो सिर्फ गांधी को जो सही समझता है, इस देश को जो सही समझता है, नेहरू को चलिए मानते हैं, नेहरू उनके परिवार से तो समझे होंगे, लेकिन गांधी और इस देश की नब्ज़ को जो सही तरीके से समझता है वही ये बात कह सकता है, और वही आरएसएस को इस तरह का आईना दिखा सकता है। So what Gandhiji was saying was that every living being is a unique entity with his own path towards the truth. I cannot tell you what is your truth. That is my problem with the RSS. That RSS has decided that they know the truth of 1.5 billion people. And I say no, only 1.5 billion people can know their truth. Even I cannot do. If I start to believe that I know your truth, I'm a madman. Because I'm not you. I have not faced what you have faced. I have not seen what you have seen. I have not dealt with what you've dealt with. I don't have the same father, the same mother, the same friends, the same brother, nothing. So how can I say that I know your truth? Please notice, Gandhiji's book was not called My Experiments. Whose truth? My experiments with truth. Not the truth. Not my understanding of the truth. No, my experiments. I have experiments of my truth. You have experiments of your truth. You have experiments of your truth. Today the ideological battle in India is that. It is not about environment, politics, free media, nothing. That is all superficial. The real fight is what? The real fight is that a group of people have suddenly decided, because they have control of the system, that they know the truth of everybody in this country. अब सवाल ये उठता है कि ये जो पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा है, ये आगे किस अंजाम तक पहुंचेगा? क्या राहुल गांधी का ये जो रुख है अब, या राहुल गांधी ने जो तरीका अपनाया है अपनी राजनीति का, ये तरीका अंत में सत्ता परिवर्तन तक ही रहेगा, या ये सही में राहुल गांधी इस देश को नई दिशा देना चाहते हैं? और दूसरी बात, जिस तरह से बीजेपी बौखला रही है राहुल गांधी के हर कदम पर, आज भी ये पुलिस स्टेशन वाले धरने पर रविशंकर प्रसाद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भेजा गया, और वो जनाब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुरंत जिस मुद्दे पर राहुल गांधी धरना दे रहे हैं उसकी बात करने के बजाय तुरंत कहाँ पहुंच जाते हैं? कांग्रेस के वंदे मातरम को लिए गए फैसले पर। भाई कांग्रेस ने फंस गई है, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वंदे मातरम क्यों काटा, कांग्रेस ने ये कर दिया वो कर दिया।
इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस फंस गई है। दरअसल रविशंकर जी जिस मुद्दे पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहाँ से हट के आप जब वंदे मातरम पे बोलने लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं सही फैसला है। और आपको ये बात समझ में आ रही कि कांग्रेस ने तो हमारे मुंह पे मार दिया कि जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, हम तो अपने पुराने स्टाइल पे ही रहेंगे, जो पुराना अंदाज़ था इस देश का राष्ट्र जनगण वंदे मातरम गाने का, हम वही वंदे मातरम गाएंगे। यहाँ तक कि मैं एक देख रहा था, जो रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली से आती हैं, मशहूर अदाकारा शर्मिला टैगोर, उन्होंने भी यही कहा है कि 2 स्टैंजाज जो हैं वो इस देश का जो कुछ किसी भी धर्म का, किसी भी जात के कम्युनिटी का हो, उसके लिए है, वही 2 स्टैंजा गाए जाने चाहिए, क्योंकि उसके आगे के स्टैंजा में दरअसल हिंदू राष्ट्र या इस तरह कुछ धर्म के लोगों को दिक्कत होती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये जो बीजेपी के नेता और बीजेपी पूरी पार्टी, उनका इकोसिस्टम सिर्फ कांग्रेस के एक कदम से बौखला गई है ना, ये बेइज्जती भी रोज़ करवा रहे हैं अपनी, चाहे वो टीवी डिबेट हो, चाहे कहीं हो। जब इनसे कहा जाता है कि आप वंदे मातरम पूरा गा के सुना दीजिए, तो एक नेता ऐसा नहीं है जो पूरा वंदे मातरम गा पाया हो, एक नेता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वक्त जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सबको वंदे मातरम रटने के लिए कह दिया गया होगा। वो रट रहे होंगे, बेचारे रट रहे होंगे कि कोई तो हमसे 4-5 दिन बाद फिर पूछे, फिर हम सुनाएंगे। हम रटने की मजबूरी है, लेकिन दिल से वंदे मातरम फिर वो फंसेंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो रट भी लेंगे, फिर किसी ने अगर उनसे पूछ लिया कि आप इन स्टैंजास का मतलब समझाइए, तो फिर वो मतलब नहीं बता पाएंगे। ये हालत है। ज़बरदस्ती आप इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और वो राहुल गांधी इस देश को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी भी ये जानते हैं कि सिर्फ देश की बात नहीं है, कांग्रेस के भी कोर उसी में सीमित है जब तक ये देश बंधा हुआ है। अगर ये देश किसी दिन टूट गया, बिखर गया, तो कांग्रेस भी बिखर जाएगी, क्योंकि इस देश की आत्मा के साथ ही कांग्रेस की आत्मा भी जुड़ी हुई है। फिलहाल इस छोटे से वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।